अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड किस चीज़ को कहते हैं, इसमें हम किन चीज़ों को पढ़ते हैं। जब हम कोई न्यू डिस्कवरी करना चाहते हैं या हमारे पास कोई आइडियाज़ हैं या पैरामीटर्स है और हम ये चाहते हैं कि इसको हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके आए, तो उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए कुछ स्टेप्स से एक सीक्वेंस के ज़रिए लेके आते हैं। इसको हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल मेथड। या अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको का हल ढूंढने के लिए हम डिफरेंट स्टेप से पास करते हैं। जिस तरह तुम लोग 9th 10th में पढ़ चुके हैं कि ऑब्जर्वेशन उसकी करते हैं, फिर हम उसके हाइपोथेसिस बनाते हैं, थ्योरी बनाते हैं और हम लॉ बनाते हैं। तो इसी तरह आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल मेथड के बारे में कि जिस तरह हमारे पास पहले क्या था, मलेरिया। अब पहले ज़माने में मलेरिया एक बीमारी थी, लोगों को ये पता तो स्टार्ट में नहीं था कि मलेरिया क्या है। बस बुखार हो जाता और वो बुखार तेज़ होता, आखिरकार उस बंदे की डेथ हो जाती। लेकिन उन स्टेप्स को, उन सीक्वेंस को, सीरीज़ को फॉलो करते हुए साइंटिस्ट ने क्या किया, मलेरिया के लिए ट्रीटमेंट ढूंढ ली। इसी तरह हमारे पास डेंगू फीवर भी एक प्रॉब्लम है, कैंसर भी हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और रिसेंटली जो हमारा अभी चल रहा है हमारे पास कोरोना वायरस का इशू, वो भी एक क्या है, हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो बायोलॉजिकल मेथड की डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं, द साइंटिफिक मेथड in which biological problems are solved, in which biological problems are solved। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप्स है रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम। रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, जिस तरह के मलेरिया था या डेंगू है या कैंसर है या कोरोना वायरस, तो सबसे पहले हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये कितना सीवियर है। उसके बाद हमारे पास जो अगला स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड में, वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हम किस तरह करते हैं, ऑब्जर्वेशन हम कैलकुलेट करते हैं 5 सेंसेस से। 5, जिस तरह हमारे 5 सेंसेस है, हमारे क्या है, हमारी जो टेस्ट है, हमारी स्मेल है, हमारी विजन है, हमारी टच है या हमारी हियरिंग है, उसके ज़रिए हम क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन की भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक को हम नाम देते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और दूसरे को हम नाम देते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इनमें डिफरेंस क्या है डिस्कस करते हैं हम। एक है हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, दूसरा हमारे पास है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में ये डिफरेंस है कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम उस चीज़ की क्वालिटी देखते हैं। एग्जांपल आगे मैं दूंगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। क्वांटिटेटिव में हम क्या कर लेते हैं, उसकी मिकदार चेक करते हैं, उसको हम नाप सकते हैं, उसको हम तोल सकते हैं, उसको हम काउंट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास है कि फ्रीजिंग पॉइंट of water is colder than boiling point, is colder than boiling point। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं उसकी क्वालिटी की बेस पे क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, इसकी क्वालिटी बता रहा हूँ कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ठंडा है उसकी बॉइलिंग पॉइंट से। लेकिन जब हम क्वांटिटी की तरफ आते हैं, उसकी काउंटिंग की तरफ आते हैं, तो हम ये कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड
and boiling point is 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी यहाँ पे हम क्या है, हमें नंबर शो होता है, तो हमारे पास जो क्वांटिटेटिव है वो हमारे पास ज़्यादा प्रिसाइज है, वो हमारे पास मोर एक्यूरेट है। दूसरा एग्जांपल अगर हम दें तो हम ये कह सकते हैं कि ए लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन ए लीटर ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल हमारे पास क्या है, अल्कोहल है। यानी हम उसकी जब क्वालिटी हम कहते हैं कि 1 लीटर पानी का वजन ज्यादा है 1 लीटर इथेनॉल से, तो ये हम क्या है, उसकी हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, हम उसकी क्वालिटी के बेस पे कहते हैं। लेकिन जब क्वांटिटी हम बयान करते हैं तो हम कहते हैं कि ए लीटर ऑफ वाटर is 1000 gram while weight of liter of ethanol is 789 ग्राम्स। यानी हमने क्या कहा कि हमारे पास 1 लीटर पानी का वजन है 1000 ग्राम है, यानी 1 किलोग्राम है, जबकि हमारे पास क्या है, जो 1 लीटर इथेनॉल है उसका वजन क्या है, 789 ग्राम है। तो इस बेस पे हम कहते हैं कि हमारे पास जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगा जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उसकी नंबर मालूम कर सकते हैं। यानी जो डेटा हमारे पास आता है वो नंबर की फॉर्म में है, उसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो उस बेस पे हम कहते हैं कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, या ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि वाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। अब क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन में हमने जो चीज़ ऑब्जर्व किया, यानी हम 5 सेंसेस के ज़रिए करते हैं, उसके बाद हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। यानी जो आइडिया हमारे पास बन गया उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको सेल्फ जर्नलाइज करते हैं, उसके बारे में हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसको हम नाम देते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की डिफिनीशन हम किस तरह करते हैं, the tentative explanation of observation, the tentative explanation of observation। टेंटेटिव का क्या मतलब है, टेंटेटिव का ये मतलब है कि नॉट कन्फर्म्ड, यानी हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है जिसको हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में बना दिया, स्टेटमेंट के फॉर्म में हमने उसको पेश किया, ये इट मे बी ट्रू या इट मे बी फॉल्स, यानी वो गलत भी हो सकता है और वो हमारे पास ठीक भी हो सकता है। अब हाइपोथेसिस को अगेन हम डिवाइड करते हैं, यानी हाइपोथेसिस की हम रीजनिंग करते हैं। रीजनिंग किस तरह करते हैं, रीजनिंग यानी हम वजह बयान करते हैं, हम रीज़न बयान करते हैं कि हमने किस बेस पे, किस बुनियाद पे हमने हाइपोथेसिस को फार्मूलेट किया। तो इसमें से एक हमारे पास है डिडक्टिव रीजनिंग, अगला हमारे पास है इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब है कि हम रीजन देते हैं कि किस बेस पे हमने हाइपोथेसिस को क्या किया, फार्मूलेट किया, किस बेस पे हमने हाइपोथेसिस को जनरेट किया। डिडक्टिव रीजनिंग में हम जाते हैं जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ, फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। आगे मैं एग्जांपल दे देता हूं, क्लियर हो जाएगा। जबकि इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक से जाते हैं, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। एग्जांपल बुक में भी दिया गया होगा
लेकिन मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा। जर्नल से स्पेसिफिक का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि इस दुनिया में, यानी यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इफ़ एंड देन को इस्तेमाल करते हैं, इफ़ एंड देन। अगर मैं ये कहूँ, अगर इफ़ कि इस दुनिया में जितनी भी पेन है, बोर्ड मार्कर हैं, वो प्लास्टिक से बने होंगे, यानी मैंने जर्नल बात की, तो फिर जो मेरे हाथ में मार्कर है ये भी प्लास्टिक का बना होगा। यानी पूरी दुनिया को क्या है, जर्नल है, इसको लेके आया स्पेसिफिक कौन सा हो गया, जो मेरे हाथ में है। तो इस किस्म की रीजनिंग को हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। यानी हम क्या कहते हैं कि इस दुनिया के जितने भी परिंदे हैं उसके विंग्स हैं, उसके पर हैं। तो जो स्पैरो है हम कहते हैं कि वो भी एक परिंदा है। तो फिर हम ये कहते हैं, यानी हमने पहले ये कहा कि जितने भी परिंदे हैं उसकी विंग्स हैं। दूसरा फिर हम सोचते हैं कि स्पैरो परिंदा है, फिर उसके भी पर होंगे। यानी हम जर्नल से आ गए स्पेसिफिक की तरफ। इफ एंड देन को हमने क्या किया, यूज किया। इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाते हैं। यानी यहाँ पे मैं कहता हूँ, लेट सपोज कि जो मेरे हाथ में जो मार्कर है, मेरे हाथ में है, स्पेसिफिक है ना, मेरा है, ये क्या है, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये प्लास्टिक से बना है, तो क्या दुनिया में जितने भी मार्कर होंगे वो सारे के सारे प्लास्टिक से बने होंगे। तो इस किस्म की हाइपोथेसिस को, यानी उसके हम क्या कर लेते हैं, इसके हम रीजनिंग देते हैं, उसको हम फॉर्म कि हमने हाइपोथेसिस को किस बेस पे फार्मूलेट किया है। तो इसको हम बयान करते हैं डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग में। अब हमारे पास कि हम एक हाइपोथेसिस को किस तरह फार्मूलेट करते हैं, एक हाइपोथेसिस को हम किस तरह बनाते हैं, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, formulation of hypothesis। तो इनमें हमारे पास क्या करते हैं, हम इमेजिनेशन करते हैं। इमेजिनेशन यानी हम हाइपोथेसिस को क्या, हम ख्याल करते हैं कि आया ये चीज़ इस तरह होगा, मतलब अपने जहन में ख्याल आते हैं, उसकी बेस पे जिस चीज़ को हम सॉल्व करना चाहते हैं इमेजिनेशन करते हैं। दूसरा हमारे पास है एस्थेटिक प्रीफरेंस। एस्थेटिक प्रीफरेंस, एस्थेटिक प्रीफरेंस का ये मतलब है कि वो चीज़ जिसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो पहले से मौजूद है, लेकिन हमारे पास उसके लिए एविडेंस नहीं है, हमारे पास उसके दलाइल नहीं है कि हम उसको क्या करें, एक्सप्लेन करें। थर्ड हमारे पास है जो रिलीजियस एंड फिलॉसफिकल थॉट्स है। फिलॉसफिकल थॉट्स यानी हम क्या करते हैं, मजहब की बुनियाद पे, मतलब हम क्या, हमारे मजहब ने ये कहा था कि ये इस तरह होगा, उस बुनियाद पे हम क्या कर लेते हैं, या जो हमारे फिलासफर होते हैं कि उसने फलाने ने ये बात कहा था, इस बुनियाद पे हम क्या कर लेते हैं, हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं। बाज़ औक़ात क्या कर लेते हैं, डिस्कवरी ऑफ वन थिंग लीड्स टू discovery of another thing। यानी हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम एक काम करते हैं, काम कुछ और करना चाहते हैं, किसी और चीज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं, और फिर और चीज़ बन जाती है। कि जिस तरह हमारे क्या, कौन था, एक साइंटिस्ट था जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, वो क्या कर रहा था, अपने लैब में काम कर रहा था, तो कोई केमिकल थे उस पेट्री डिश में आ गए, उसने गलती से उसकी पेट्री डिश में चले गए, तो उस पेट्री डिश में जो पेनिसिलियम है, बैक्टीरिया, उसकी ग्रोथ हो गई, और उस तरह उसने क्या किया, एंटीबायोटिक पेनिसिलियम को डिस्कवर किया। यानी वो काम किसी और चीज़ पे कर रहा था और गलती से कोई और चीज़ डिस्कवर हो गई। तो हाइपोथेसिस में भी हम इस तरह कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम किसी और चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं और गलती से हमारे पास हाइपोथेसिस बन जाते हैं। अब हाइपोथेसिस को हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को हम बार बार टेस्ट करते हैं।
यहाँ पे एक स्टेप है, बुक में नहीं है, लेकिन हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम आ जाते है तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तजर्बे करते हैं, उसकी बुनियाद पे फिर हम आगे क्या करते हैं, थ्योरी जनरेट करते हैं, यानी हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं। अगर वो गलत हो गया हाइपोथेसिस, तो फिर दो हमारा हाइपोथेसिस भी गलत हो गया, हमारे ऑब्जर्वेशन भी गलत हो गए। लेकिन अगर हम उसको बार बार टेस्ट करते हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट दुनिया में डिफरेंट साइंटिस्ट उस पर काम करते हैं, और वो गलत नहीं होता, तो वो हमारे पास बन जाती है थ्योरी। अब थ्योरी क्या है, थ्योरी एक दफा थ्योरी बन गई तो फिर वो थ्योरी गलत तो नहीं हो सकती, बल्कि हम क्या करते हैं, हमारे पास थ्योरी से भी आगे हम क्या बनाते हैं, प्रोडक्टिव हाइपोथेसिस बनाते हैं, प्रोडक्टिव थ्योरी। यानी थ्योरी के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को एक्सप्लेन कर सकती है, यानी अपने आप को गलत, थ्योरी ने क्या करना है, हम थ्योरी को क्या कर लेते हैं कि उसने गलत तो हम नहीं कर सकते, हमने गलत कोशिश करते हैं, साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, लेकिन हम गलत नहीं हो सकता। उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को एक्सप्लेन कर सकता है। अब थ्योरी में अगर थ्योरी की बेस पे हम मजीद हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उस थ्योरी को हम नाम देते हैं प्रोडक्टिव थ्योरी। थ्योरी से जब हम उस पर ट्रायल करते हैं, ये गलत नहीं होती, तो इस पे हम क्या करते हैं, हमारे पास बन जाती है साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक लॉ अब एक दफ़ा लॉ बन गई तो वो कभी भी गलत तो नहीं हो सकती, बल्कि क्या करते हैं, दुनिया के लोग उसको मान जाते हैं। या हमने फॉर एग्जांपल जो काम किया, लेट्स सपोज मलेरिया का हमने कोई ट्रीटमेंट ढूंढ दिया, तो हम जो रिसर्च किया, हमने जो काम किया, उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको रिसर्च पेपर की फॉर्म में हम लिख लेते हैं, और उसको इंटरनेशनल जो बुक्स हैं या जो इंटरनेशनल जो जर्नल्स है उसमें हम पब्लिश करते हैं। साइंटिफिक लॉ की कि जिस तरह हमारे पास क्या है, एग्जांपल मैं दूंगा, वैसे बायोलॉजी में साइंटिफिक लॉ बहुत कम है, इस तरह हमारे पास है मेंडल्स के लॉ हैं, मेंडल्स लॉ, मेंडल के 2 लॉ हैं, इसको लेटर ऑन इंशाल्लाह इसी इंटरमीडिएट में हम डिस्कस करेंगे कि मेंडल के जेनेटिक्स, मेंडल एक साइंटिस्ट था, जेनेटिक्स पे काम कर रहा था, जिस तुम लोग मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी तरह हमारे पास अगला क्या है, एग्जांपल है हार्डे वेनबर्ग, इसकी भी लॉ है। तो इस तरह इन प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए, मतलब इसी प्रॉब्लम को जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इसी स्टेप्स को, इसी सीक्वेंस को, इसी सीरीज को हम सामने रखते हुए, इसको फॉलो करते हुए हम एक क्या करते हैं, साइंटिफिक प्रॉब्लम को, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक।